हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री का हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम पूरे को कवर कर चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे, इस वाले जो पार्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो सॉल्यूशन है, कुछ जो बुक्स के अंदर वाले क्वेश्चन आंसर हैं कुछ वो देखेंगे और बाकी के जो बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, फिर आप भी इसको सॉल्व कर पाओ। उसके बाद आप ये वाला टॉपिक देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो बुक के जस्ट बाद में जब हमारी बुक खत्म हो जाती है तो उसके जस्ट बाद में हमने देखा था कि क्वेश्चन था एक मिलान वाला, मैचिंग वाला, जिसमें हमें क्या है, जोड़े बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जोड़े बनाने वाला। अब देखो हम बुक पढ़ चुके हैं, जो लोग मतलब मेरे वीडियो देख चुके हैं वो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्योंकि बहुत अच्छे से डीपली लाइन टू लाइन हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हम इनको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर दीवानी जो किसके लिए यूज हुआ होगा, दीवानी किसके लिए यूज हुआ होगा, देखिए। अब देखो बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक जैसे दीवानी, अब दीवानी का समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसके साथ मैच करें इसका, तो इसको आप वो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे सॉल्यूशन मतलब सबसे ठीक से सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले वो चीज़ ले लो जो आपको अच्छे से याद है। तो कई बार हमें कोई स्टोरी से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में आता है ना, वो बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा। हमें अगर टॉपिक से रिलेटेड, कोई कहानी से रिलेटेड अगर वो हो, तो जैसे हमने शेर मैसूर के बारे में सुना था तो हमने ये देखा था कि किसको कहा जाता है शेर मैसूर, तो टीपू सुल्तान को कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि उसने शेर से लड़ाई करी थी। तो ये हमने जैसे मिला दिया, शेर मैसूर किससे मिला दिया, हमने टीपू सुल्तान से मिला दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, इससे मैचिंग हो गई हमारी। फिर हमने देखा था कि उन्होंने अदालतें दो कर दी थी, एक तो फौजदारी कर दी थी और एक दीवानी कर दी थी। तो फौजदारी में हमने क्या देखा कि लड़ाई झगड़ों से, अब देखो यहाँ तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे फौजदारी दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमने फौजदारी से उसको मिलान कर दिया। ठीक है, अब दो तो मिलान हो गए। तो देखो जो चीज जैसे दीवानी, अगर दीवानी आपको नहीं आ रही समझ में, इससे मैच नहीं खा रहा, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको छोड़ दो। आप वो चीज सबसे पहले मैच करो जो आपको समझ में आ रही है। तो हमने अब 2 पॉइंट तो मिला दिए। कौन कौन से 2 मिला दिए? हमने फौजदारी मिला दिया और हमने टीपू सुल्तान मिला दिया। अब आगे देखते हैं कौन कौन से बचे। फिर हमने देखते हैं कि रानी चेमन्ना। अब हमने स्टोरी सुनी थी कि रानी चेमन्ना कौन थी, उसने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उसने, तो वो क्रांति करी थी उसने। तो कहाँ पर की थी, हमने कहा देखा था, हमने तुलना भी करी थी कि जैसे नॉर्थ की तरफ झांसी की रानी थी तो वैसे ही साउथ की तरफ कौन थी, रानी चेमन्ना थी। तो साउथ की तरफ जाएंगे तो हम ये यहाँ देखेंगे कित्तूर में जो अंग्रेजों से विद्रोही जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, रानी चेमन्ना ने किया था। तो ये भी मिलान हो गया। फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट जो हमने टॉपिक अभी देखा था, अभी जो लास्ट हमने टॉपिक कल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि वो लोग जैसे नवाब को नवाब कहते थे वैसे सिपाहियों को क्या कहते थे, सिपॉय। तो यहाँ सिपाही को हमने किससे मिला दिया, सिपॉय से। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 2 चीज बच रही है यहाँ पे, क्या बच रही है, वॉर एंड हैंस्टिक बच रहा है और दूसरा हमारा दीवानी बच रहा है। ठीक है, तो हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि ये वॉर एंड हैंस्टिक कौन था। तो हमने कहा था कि देखो 3 हमारी प्रेसिडेंसी बनी थी, बंगाल और मद्रास, और आपका क्या बना था, वो बंगाल हो गया, मद्रास हो गया आपका, मुंबई, ये प्रेसिडेंसी बनी थी हमने देखा था। तो उन प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते, फिर उनके ऊपर गवर्नर जनरल होते। तो हमने देखा था कि एक पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसको हमने किससे मिला दिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ऑब्वियस सी बात है दीवानी के लिए सिर्फ एक ही बचा है, तो इसको हम किससे मिला देंगे, भू राजस्व वसूल करने वाला। मैंने क्या कहा था कि दीवानी और फौजदारी, दीवानी जो थी पैसे से रिलेटेड थी, तो यहाँ भू राजस्व वसूलना मतलब जो टैक्स वगैरह वसूलना वो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो टैक्स में क्या है, पैसे ही तो है, तो दीवानी से रिलेटेड हो जाए। तो हो गया ना मैचिंग। तो जो अगर आपको नहीं आए, मतलब 1-2 पॉइंट भी नहीं मैच कर पाओ, तो आप इस तरीके से अगर मैच करोगे तो आपके सारे मिलान अच्छे से हो जाएंगे, तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये एक तरीका होता है, एक टैक्टिक होती है इसको सॉल्व करने की। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया, ये पहला क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट अब हमारे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, खाली स्थान वाले हैं।
तो कह रहे हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत स्पेस की जंग से शुरू हुई। तो कहाँ से की जंग से शुरू हुई थी? हमने देखा था कि जो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत स्टार्ट कहाँ से हुई थी? प्लासी से हुई थी, और बक्सर के युद्ध तक आते आते उन्होंने काफी सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो कहाँ से हुई थी? प्लासी की जंग से। अगली फिलिंग द ब्लैंक्स है कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान स्पेस के शासक थे। कहाँ के शासक थे दोनों? मैसूर के थे ना। हमने देखा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पहले हैदर अली था, हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली कौन होते हैं? टीपू सुल्तान के फादर होते हैं, और उसके बाद टीपू सुल्तान के हाथ में आ जाती है पावर, फिर उनका अंग्रेजों से युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डलहौजी ने स्पेस का सिद्धांत लागू किया था। तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? तो विलय की नीति चलाई थी उन्होंने, मतलब शामिल करने की, विलय करने की। तो वो किस बेस पे विलय कर रहे थे? किस बेस पे विलय कर रहे थे? कि कोई अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, या फिर जो भी है उस हिसाब से देख के, और जो आपकी हाँ। अगली है हमारी, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के स्पेस भाग में स्थित थी। मराठा रियासतें कहाँ थी? मराठा हमने देखे ना, मराठा कहाँ थे? महाराष्ट्र की तरफ थे। तो आपके दक्षिण की तरफ आ जाएंगे आपके ये मराठा। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। अब हम देखेंगे सही या गलत चूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है राइट और रॉन्ग वाला है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा? राइट और रॉन्ग वाला। तो मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता है, ये सही है या गलत है? मुगल साम्राज्य क्या 18th सेंचुरी में मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है? नहीं, 18th सेंचुरी में तो आके वो फिर उनसे एक तरह से जो 18वीं सदी में आते आते वो मजबूत हो गया था, ये गलत है। मुगल साम्राज्य कहाँ है? खत्म ही हो चुका था वो तो उस टाइम पे, तो मुगल साम्राज्य। अब तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर बढ़ा ली थी, तो 16 तक ही रहता है ये, ज्यादातर तो 16 कहेंगे या 17 तक ही कहेंगे, तब तक ही रहता है। उसके बाद 18 सेंचुरी में तो उनकी पावर घटती जाती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी या हम कहेंगे ब्रिटिशर्स अपनी पावर बढ़ा लेते हैं, तो वो गलत था। अगला है हमारा क्वेश्चन कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र थी यूरोपियन कंपनी थी? नहीं, बिल्कुल एकमात्र नहीं थी, ये गलत है। हमारे साथ और भी बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां जो थी वो व्यापार करने का सोच रही थी, और वो उनमें जैसे आपके फ्रेंच हो गए, पुर्तगीज हो गए और डच हो गए, ये सारे हमारे साथ क्या बिजनेस करने की सोच रहे थे। तो ये हम कहेंगे ये क्या है? गलत है। अगला है हमारा, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल सही, वो पंजाब के राजा थे। हमने लास्ट में देखा था ना कि रणजीत सिंह की वजह से जो ब्रिटिशर्स है पंजाब को, उसी टाइम जिस टाइम राजा रणजीत सिंह राजा थे उस टाइम वो नहीं जीत पाए थे, या उस पर मतलब अटैक नहीं कर पाए, या अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे, सिर्फ इनकी वजह से। अगला है हमारा, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। गलत, उन्होंने काफी सारे शासकीय बदलाव किए थे। हमने कल ही जो वीडियो देखा था उसमें देखा था, उन्होंने अपनी आर्मी में चेंज कर दिए थे, बदलाव कर दिए थे। प्रशासनिक कई सारे चेंज किए थे उन्होंने, मतलब अदालतें, दीवानी और फौजदारी, इन दोनों में चेंजेस किए थे। और अभी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अब कुछ हमारे जो क्वेश्चन हैं वो विचार करने वाले हैं, मतलब सोच विचार के लिखने वाले हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? मतलब यूरोपीय जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां जो थी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, ऐसे क्या रीजन थे? मतलब उसके कई सारे रीजन थे। हमने सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, बिजनेस की वजह से आए थे वो। तो बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो हमें हमारी तरफ मतलब अट्रैक्ट कर रही थी वो? तो यूरोपीय अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी थी। जो यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने देखा था कि इंडिया के साथ व्यापार में उनके साथ क्या है, अपार संभावनाएं, या बहुत सारी मतलब हम बिजनेस कर सकते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी संपदा से मतलब यहाँ कच्चा माल वगैरह सब इजीली अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट है कि यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। इन सब की क्या थी, यूरोपीय जो कंट्रीज थे उनमें इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यूरोपियन देशों में कौन कौन सी ये इंडिया की फेमस थी और वर्ल्ड फेमस थी ये चीज़ें, या कि कॉटन हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग, इलायची, दालचीनी, मतलब यहाँ के गरम मसाले, कपड़े वगैरह, ये सारे वर्ल्ड फेमस थे।
तो इस वजह से भी वो उन्होंने अट्रैक्ट किया, मतलब यहाँ आएंगे और यहाँ से ये लेके जाएंगे और फिर बिजनेस करेंगे इन चीज़ों का। थर्ड पॉइंट है, वे भारत में कम कीमत पर अपने सामानों की खरीदारी कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, और इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्या हुई थी, आकर्षित हुई थी। कि मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ कम कीमतों पर वो यहाँ से वस्तुएं खरीदते थे और उनको ऊंची दामों पर कहाँ पर बेच देते थे, यूरोप में जाकर के वहाँ कंट्रियों में भेज देते थे। तो उन्हें इन्हीं व्यापारी जो संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्या हुई थी, आकर्षित हुई थी या अट्रैक्ट हुई थी कि इंडिया की तरफ भाई चलो वहीं पे क्या करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, ये सारी चीजें लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। कि मतलब ऐसे क्या रीजंस थे कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में झगड़ा होता रहता था। अब देखते हैं क्या क्या थे। पहला है एक मिनट, नवाबों ने अपनी जो कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। नवाबों ने जो कंपनी को जो छूट मिल रही थी कि तुम फ्री में ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इससे उन्होंने मतलब एक तरह से छूट देना बंद कर दिया। तो ये प्रॉब्लम थी। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी। नवाबों ने मतलब डिमांड कर दी थी कि अगर आपको व्यापारिक अधिकार चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा धनराशि पे करनी पड़ेगी। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया था कि हम आपको सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दे सकते, भाई कि हमारा कंट्री है, सिक्का ढालने का अधिकार सिर्फ हमें होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप भी लगाया। कि उन्होंने कहा था कि जो कंपनी है वो टैक्स पे नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ वो अपमानजनक पत्र लिखने का भी उन पर क्या लगा दिया था, आरोप लगा दिया था। फिफ्थ पॉइंट है, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए। फिर कंपनी ने भी, भाई वो क्यों पीछे हटेंगे, जब वो उन पर आरोप लगा रहे तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कि नवाबों के साथ स्थानीय जो अधिकारी कंपनी के व्यापार को क्या है, नष्ट कर रहे हैं, और कंपनी के साथ से अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। कंपनी को किलेबंदी के विस्तार या पुनः निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, कि भाई हमसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और ना ही हमें किलेबंदी करने के लिए अनुमति दी जा रही है और ना ही फिर से पुनर्निर्माण के लिए अनुमति दी जा रही। तो ये क्या थे, उनमें कन्फ्लिक्ट थे या उन्हें प्रॉब्लम थी आपस में एक दूसरे से। छठा क्वेश्चन है हमारा कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फायदा पहुंचा। देखो जब दीवानी मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब उन्हें टैक्स वसूलने का जब मौका मिल जाएगा तो फायदे ही फायदे होंगे भाई। अब जो वो पैसा इंग्लैंड से ला रहे थे कच्चा माल खरीदने के लिए और भी चीजें खरीदने के लिए, वो यहीं से जब उन्हें पैसा मिल रहा है तो यहीं से उसी का सामान खरीदेंगे और उसको इंग्लैंड भेजेंगे और फायदा उठाएंगे। तो उनका तो कुछ नहीं गया, तो फायदा ही फायदा है उनका। तो ये जब अधिकार उनके हाथ में आ गया तो उनको बेनिफिट थे। दीवानी मिलने से कंपनी को फायदा, पहला फायदा क्या हुआ कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कि जो दीवानी मिली थी कंपनी को, तो बंगाल में जितने भी विशाल भंडार थे राजस्व संसाधन के, उन सब पे कंट्रोल किसका हो गया, कंपनी का हो। सेकंड है कि कंपनी भारत से ज्यादातर वस्तुएं जो ब्रिटेन से लाए हुए सोने चांदी के बदले खरीदती थी। अभी जो पॉइंट मैं बता रही थी कि जब उन्हें चीजें खरीदनी होती तो वो अपने वहां से सोना चांदी वगैरह लाती थी, अब वो लाकर उन्हें खरीदना पड़ता था। लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको यहीं से पैसे मिल जाते थे, वो यहीं से पैसे ले रहे थे, तो फायदा ही फायदा हो रहा था। अगला पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट है कि अब कंपनी भारत में होने वाले लाभ से अपने खर्चे चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चों की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाया इत्यादि। अब वो कंपनी क्या थी, अपने खर्चे कहाँ से चलाएंगी, यहीं से चला लेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा तो मिल रहा है राजस्व से। ना तो उन्हें मतलब कपड़े खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे थे और ना ही सेना का जो खर्चा उठाना पड़ रहा था। अब तो उन्हें वहां पे राजाओं के वहां रख देते थे और वहीं उनसे उनकी सैलरी दिलवाते थे और काम वो अंग्रेजों के लिए करते थे और फायदा उनको हो रहा था। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। कि मतलब ऐसी क्या वजह थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। भाई टीपू सुल्तान तो खतरा ही था उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग तो। क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान ने एक तो जो इनके पुर्तगाली थे उनसे उनके रिलेशन अच्छे थे, फ्रांसीसियों से रिलेशन अच्छे थे टीपू सुल्तान के पहले तो, और दूसरा क्या है कि मतलब वो इनके साथ मतलब बिजनेस के लिए सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी थी, मतलब अपने उधर ट्रेड करने के लिए बंद कर दिया था और भी कई सारी चीज़ें करी थी। तो वो क्या क्या थी, आइए देखते हैं। पहला है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था
जहां से कंपनी काली मिर्च मतलब जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वो किसके कंट्रोल में आता था, मैसूर के, और मैसूर पे अधिकार किसका था, टीपू सुल्तान का। तो जहां से कंपनी काली मिर्च और जो इलायची खरीदती थी, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाह से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी कि भाई यहाँ से कोई आदान प्रदान नहीं होगा और यहाँ से कोई बिजनेस नहीं होगा। उन्होंने रोक लगा दी कि कंपनी यहाँ से कोई बिजनेस नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। और दूसरा कि टीपू सुल्तान ने वहां के जो लोकल लोग थे उनसे कह दिया कि भाई तुम इन कंपनी के साथ क्या नहीं, बिजनेस नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। भाई वो अपने राजा की मानेंगे पहले तो। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या है, आधुनिकीकरण किया। और दूसरा भाई दूसरी यूरोपियन कंपनियां भी तो आ रखी थी, तो उनमें जो फ्रांसीसी थे वो टीपू सुल्तान के फ्रेंड थे, वो उनसे अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे। तो इस वजह से भी तो वो ब्रिटिशर्स को क्या है मतलब वो नहीं सपोर्ट कर सकते थे। किन को करेंगे, ऑब्वियस सी बात है फ्रांसीसियों को ही करेंगे वो सपोर्ट। तो ये रीजंस थे उनके। 8 क्वेश्चन है आपका, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें कि जो ये सब्सिडरी अलायंस क्या होती है या सहायक संधि क्या होती है। तो सहायक संधि होती है बेटा आपकी, जो सहायक संधि का अर्थ होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। कि ये जो नीति जो चलाई थी वो किसने चलाई थी, या ये संधि जो सहायक संधि वो लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी। भारत में जो कंपनी का शासन था उसको विस्तार मतलब उसका विस्तार करने के उससे उद्देश्य थे या बढ़ाने के उद्देश्य से ये संधि की गई थी। ये संधि क्या थी, इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया था क्योंकि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने का वादा कर देती। मतलब जो भी राजा, जो रियासत का राजा होता था, वो कंपनी से अगर ये संधि कर लेता था तो वो उनकी हेल्प के लिए तैयार होती थी, इसीलिए इसको सहायक संधि। हालांकि कहेंगे सहायक संधि को जबरदस्ती क्या है थोपा ही गया था इंडियंस पे, क्योंकि राजा नहीं मान रहे थे इस संधि को, नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर उन पर जबरदस्ती थोप दिया था। तो इस सहायक संधि की शर्तें क्या क्या थी, तो पहली शर्त थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं थी, कि अब इंडियन जो शासक है जो ये संधि कर लेता था उसके अनुसार भारतीय शासक अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। अगला है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होता, उन्होंने कहा कि भाई अब जब तुम अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते तो आपकी सुरक्षा का भार हम पे है, तो सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा। वो इसके लिए कंपनी को क्या करेंगे, शुल्क देंगे कि भाई हम आपकी सुरक्षा देखें, और ये जो सेना आपकी सुरक्षा में रखी जाएगी इनका शुल्क कौन पे करेगा, आप पे करोगे, मतलब इनको सैलरी आप दोगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में, और अगर आप शुल्क नहीं दे पाए, उनको पे नहीं कर पाए, तो मैं कंपनी का दंड स्वरूप मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, शुल्क के रूप में राजस्व वाला जो क्षेत्र है उनसे छीन लिया जाएगा, कि जहां से मतलब लगान वगैरह आता था वो वाला एरिया आप लोगों से क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। या तो आप पे करना, नहीं तो अगर आप नहीं चुका पाए, अब वो इतना शुल्क रख देते थे कि वो पे ही नहीं कर पाते थे राजा, तो आधे राज्यों को तो उन्होंने इसी तरह से मिला लिया था अपने में। थर्ड पॉइंट है, शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंस रखना होगा जो कि शासक की गतिविधियों पे क्या है, नजर रखेगा। कि उन्होंने देखा था कि जो शासक को दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की जितनी भी जो भी एक्टिविटी है उन पर क्या है, नजर रखेगा। और वो नजर रख के क्या करेगा, उनको बताता था, उनकी हेल्प करता था, इसीलिए उसको रेजिडेंट को रखा जाता था। 9 क्वेश्चन है आपका, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, कि जो कंपनी का शासन था वो भारतीय राजा थे उनसे किस तरह डिफरेंट था या अलग था। तो भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर, भारतीय राजाओं ने अपने, पहला पॉइंट है, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक या एवं राज्य इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। और कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक जो है इकाई बनाई थी, जिस पर क्या रखा गए थे, गवर्नर रखे गए थे। हमने देखे थे ना लास्ट में 3 प्रेसिडेंसी जो बनाई थी उन्होंने, मद्रास और मुंबई और आपका बंगाल। सेकंड पॉइंट है आपका कि कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किए गए थे, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
थर्ड है भारतीय शासकों ने न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी, मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। एक ही तरह की अदालत होती थी, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की वही अदालत सुनवाई करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने यह आधुनिक एवं विकसित न्याय व्यवस्था स्थापित की और प्रत्येक जिले में अलग अलग, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट होते थे उनमें अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें क्या कर ली थी, स्थापित कर दी थी। 10 क्वेश्चन है आपका, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें कि कंपनी ने जो अपनी आर्मी थी उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव किए थे, तो क्या चेंजेस किए थे वो हम देखेंगे। अभी लास्ट कल ही डिस्कस किया ये वाला टॉपिक हमने। तो कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव थे। पहला था, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर क्या है उनकी भर्ती करना शुरू कर दी थी। कि कंपनी ने क्या किया कि अब जो है पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह जो पेशेवर सैनिकों की भर्ती की जाएगी, मतलब जो पैदल चल रहे थे उन सैनिकों की भर्ती की जाएगी और उनको ट्रेंड ज्यादा किया जाएगा, मतलब उनकी ज्यादा भर्ती की जाएगी और उन्हीं को ट्रेंड किया जाएगा। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक को प्रशिक्षित किया, कि मतलब जो यूरोपियन वहां पर मतलब इंग्लैंड में जिस तरह से ट्रेन किया जा रहा था ऐसे ही यहाँ पर उनको ट्रेन किया गया था। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट और मैचलॉक जैसे उनसे लैस किया था। कि मतलब पहले क्या कर रहे थे लोग, तलवार और ये जो भाला वगैरह इनसे ही लड़ रहे थे, तीर कमान वगैरह। अब उन्होंने कहा कि मतलब नई आधुनिक जो हथियार हैं जैसे मस्केट वगैरह, जो मैचलॉक वगैरह, ये क्या है, गन्स थी, गन के ही पार्ट, ये मैचलॉक वगैरह गन का एक हिस्सा होता था, मस्केट मतलब गन का, तो उससे लेस कर दिया था उन्होंने सेना को। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और उन्होंने जितनी भी आर्मी थी उसमें यूरोपियन को ज्यादा रखा गया था, तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान और जो भी महत्वपूर्ण स्थान होते थे जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया जाता था। भाई उनको भी डर लगता था कि किसी दिन ये हम पे ही ना भड़क पड़े और हम पे ही चला दें, इसलिए ऐसी जगहों पर उन्होंने किनको रखा था, जो यूरोपियन सैनिक थे उनको ही रखते थे। 5वां पॉइंट है कि सेना में यह भावना जगाएगी कि उनका कोई भी धर्म या जाति नहीं है, वो केवल क्या है, सैनिक है। मतलब सेना में ये उन्होंने बात मतलब ये भावना मतलब विकसित करने की कोशिश करी और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्या है, उनको अपनी वफादारी दिखाने की, भाई कोई धर्म नहीं होता, आपको सिर्फ वफादारी दिखानी किसके प्रति, आपकी आर्मी, मतलब एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। 11 क्वेश्चन है आपका, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। कि जैसे ही बंगाल में अंग्रेजों की जीत हो गई तो कलकत्ता एक छोटा सा गांव था, अब वो बड़ा शहर बन गया। और औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय तथा भारतीय निवासियों की सांस्कृतिक, शिल्प और जीवन के बारे में हमें पता लगाना कि किस टाइप का होता था उनका, यहाँ पे लाइफ किस टाइप की होती थी। तो औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय तथा भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए थे। ये क्या क्या बदलाव थे वो देखते हैं हम। तो पहला है, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता तथा प्रशासनिक केंद्र, जो कलकत्ता है वो प्रशासनिक केंद्र बन गया था और यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय जो सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित संगन या जो सुविधाहीन क्षेत्र थे उनमें रहने के लिए मजबूर थे। मतलब औपनिवेशिक काल के दौरान क्या होता था, कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया और जो यूरोपियन लोग जो है वो उच्च स्तरीय जहाँ पर सुविधाएं उनको मिलती थी वहां रहते थे, और जो भारतीय लोग हैं उनको कहाँ रखा गया था कि सघन और जो सुविधा मतलब अनियोजित, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है और उस तरह से मतलब सुविधाविहीन क्षेत्र जहाँ उनको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती थी, ऐसे क्षेत्रों में उनको रखा था। सेकंड टॉपिक है आपका कि कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच के केंद्र के रूप में हुआ था, और नाटक हो गया, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत या धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहित पूर्ण क्या है इसमें भाग लेते थे। थर्ड आपका पॉइंट है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें जो है मिस्र, रोमन, पाश्चात्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया था, और भारतीय संग्रहालय जो विक्टोरिया मेमोरियल है इत्यादि के इसके कुछ क्या है एग्जाम्पल हैं। 12 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानी, कविताएं, जानकारियां इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराणा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी और उसके इलाके के जो कोई पुराना शासक है, इन पर आपको क्या है, या तो मतलब कोई आपको पोयम लिखनी है या जानकारी इकट्ठा करनी है इनके बारे में, तो ये तो बच्चों आप ही करेंगे।
ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ। हालांकि जो क्वेश्चन मैं करवा सकती थी मैंने करवा दिए, लेकिन ये तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं पता किसको क्या पसंद है। मुझे तो झांसी की रानी पसंद है, और भी सारे मतलब सारे पसंद हैं। तो जिसको जो फेवरेट है, जो जिस पे जो करना चाहे, तो इन सब के बारे में आप पोएम्स इकट्ठा कर सकते हैं, पोस्टर्स इकट्ठा कर सकते हैं। इनके बारे में जो भी नॉलेज मिलती है वो आप अपनी कॉपी में, बुक में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो चुका है। हमने देखे जो भी क्वेश्चंस जो बुक के बाद के लास्ट के क्वेश्चन थे सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।